हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने घर में एकदम स्वस्थ होंगे और ईद की तैयारी आप बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। बीच में 1-2 दिन का गैप लग गया, उसके लिए सॉरी। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी आपके लिए, मतलब कुछ चीज़ें कर रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्लासेस चलती रहेगी। कई बार हो जाता है बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका क्लासेस चलती रहेगी, लगभग खत्म होने वाला है। इसके बाद में थ्योरेटिकल है, सोच रहा हूँ कि मैं उनको आप सीधा PDF से पढ़ा दूँ और उसके बाद सीधा पेपर है ना आपका मैं स्टार्ट करूँ। तो उससे पहले एक जो रीड लेवल सेकंड, ये जो आज का वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ रीड लेवल सेकंड में आता है, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा आज। तो रीड लेवल फर्स्ट वाले इस वीडियो को छोड़ दें, कोई आप इसमें से कोई भी चीज़ आपकी नहीं आने वाली है, तो अगर आप ये पढ़ते हो तो व्यर्थ हो जाएगा। तो आप इसको वीडियो को अभी छोड़ देना, रीड लेवल फर्स्ट वाले। रीड लेवल सेकंड वाले रुक जाओ और अपने दोस्तों को भी फोन कर दो कि रीड लेवल सेकंड का लास्ट टॉपिक, और ये भी इस साल ही जुड़ा है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ये हम पढ़ेंगे। उससे पहले कल 2 क्वेश्चन लिए थे, पहला 9वां क्वेश्चन देखते हैं, साइड में आ रहा है तो देख लो उसको, उसका फिर आंसर देखेंगे। दो 3 दिन से गला खराब हो रहा है, बता दो कोई, आपके पास कोई दवा है तो बता दो, हम ले ले उसको, हमारा भी गला सही हो जाए। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। 3/2 और 4/3 के वर्गों की व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे? देख लेते हैं इसका आंसर, सिंपल सा था ना, देखें क्या? चलो देख लेते, क्या बोला है? 3/2 और 4/3 के वर्गों का व्युत्क्रम। 4/3, पहले इनका वर्ग ले लेते हैं, 9/4 और ये 16/9। व्युत्क्रम इसके वर्गों के व्युत्क्रम मतलब 1/9/4, इनका क्या होना चाहिए? ये आपका अनुपात क्या होगा? ये पूछा, क्या पूछा? देखो, इन दोनों के वर्गों के वर्ग निकालिए, व्युत्क्रमों का अनुपात। अब पहले मुझे कैसे पता चला पहले आएगा? इसने लिखा है इसका और इसका, तो सबसे पहले तो ऊपर ही आएगा, ठीक है? तो कितना आएगा? ये कितना हो जाएगा? 4/9, 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, ऐसे ये 9/16। अब 4/9, अब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा गुना होगा, 16/9, 9 में 81, 6 के 64। कौन सा ऑप्शन है आपका? ये कौन सा है? ये 64/81 फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, इनके वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात, और सबसे पहले ये दिया था तो ये ऊपर आ गया और ये वाला नीचे आ गया, तो बस यही ध्यान रखना था। अब देखो, अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते, आपका अनुपात क्या आता? 81/64 आ जाता, उल्टा आ जाता, छोटी सी गलती करने पे, समझ रहे ना? बस यही बात है। लिख लो इसको, आराम से लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से लिख लो। लिखोगे स्क्रीनशॉट ले लो ना, ऐसे ले लिया करो। जैसे आज मान लो लेक्चर आपका 45 आई थिंक, तो उस ऐसे एक फोल्डर बना लो, लेक्चर 45, उसका पूरा PDF बना लो, खत्म, लिखना नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा तरीका है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कहाँ गया? हाँ, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 के अनुपात में टूट गया, इस वजह से उसे रुपए की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? इसका जो वास्तविक मूल्य वो क्या था? ये आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, 1 मिनट में देख लेता हूं, मुझे कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है इसमें, क्यों पहले से कोई मूल्य नहीं बताया फिर पूछ रहा है। तब तक आप इसको ट्राई करो, अगर आपसे होता है तो मैं देख लेता हूँ, नहीं होगा तो हम यही करना तो है। हाँ, क्वेश्चन उसमें जो पूरा जो उसका जो मूल्य था ना, वो कितना था? वो था आपका 42,600। ये उसमें नहीं लिखा गया था, क्वेश्चन वही है, एक हीरे का मूल्य
उसके भार के अनुक्रमानुपाती है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। व्यक्ति से गलती ये तीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 में अनुपात में टूट गया, इस वजह से उसे 42,600 की हानि हुई, इतनी उसको हानि हो गई। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था बताइए। करें क्या? हो गया? नहीं हुआ? चलो थोड़ा टाइम और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से बारीकी से करना है इसको। अगर आपको वहां टफ से टफ पूछे तो ये पूछ सकता है, हिट लेवल सेकंड में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि हिट लेवल सेकंड में कई बार बहुत इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आपको टफ दिया जाता है। ये वैसे टफ नहीं है, थोड़ा घुमा के दिया जाता है। घुमा के देना और टफ में बहुत फर्क होता है। देखेंगे? हो गया? वाह, कई बच्चों के हो गया, बढ़िया। चलो अब इसका आंसर देखते हैं। तो मान लिया कि जो टुकड़े टूटे वो मान ले, एक टुकड़े का मान लेते हैं, एक टुकड़े का जो भार है, एक टुकड़े का भार वो मान लेते हैं x है। तो एक 3x हो गया, एक 5x, एक 7x, 3 टुकड़े, 5 टुकड़े और 7 टुकड़े। ठीक है, अब पूरे हीरे का भार कितना होगा? हीरे का भार कितना होगा? हीरे का भार 3x + 5x + 7x, ये पूरा इसका भार है। ठीक है, तो कितना है इसका भार? 7 15x, ये इसका हीरे का भार है। यहां तक समझ में आता है? ठीक है, अब देखो हीरे का मूल्य कितना होगा? भार ये रहा अपने पास, मूल्य कितना होगा? मूल्य किसके बराबर था? भार के स्क्वायर के, तो 15x के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब आपको बताया अगर हम ये समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो एक क्या आता है? कांस्टेंट आता है, अचर पद आता है। तो मान लेता हूं अचर पद p है, मतलब p क्या है? अचर है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू है, 5 7 10 जितना भी हो, कुछ फिक्स है। ठीक है, अब तो मैंने निकाला हीरे का मूल्य सीधा। अब उसने क्या बोला? इतने की हानि हो जाती है। वो कैसे होती है वो देखो। हीरे का मूल्य मैंने ऐसे निकाला, लेकिन ये टुकड़ों में बंट चुका है। तो अब हीरा टूटने के बाद, हीरे का टूटने के बाद कितना मूल्य होगा वो भी तो निकालना पड़ेगा। ये तो हीरे के टूटने से पहले का मूल्य है, बाद का क्या होगा? देखो 3x का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर इक्वल टू p इंटू दिस, मतलब ये पूरा। कैसे? पहले 3x का निकालूंगा, 3x स्क्वायर p, फिर 5x का 5x स्क्वायर p, फिर 7x का निकालूंगा p। ये कितना हो गया? हीरे के टूटने के बाद हीरे का मूल्य निकालते कितना आता है? p 3 3 9, सीधा कर लेता हूं, 9 सॉरी 25 9, ये 9 में 18 18 5 23, हाथ से भाई 2 2 2 4 और 8 3 से। तो ये हीरे का मूल्य कब है? टूटने के पहले, और ये हीरे का मूल्य टूटने के बाद। तभी तो उसमें हानि हुई। उसने क्या कहा? हानि हुई है ना, तो बस तभी तो हानि हुई। ये पूरा कितना? ये तो p 225x स्क्वायर। तो अगर हानि निकालेंगे तो क्या करेंगे? पहले का मूल्य माइनस बाद का मूल्य। अगर हमें हानि निकालनी होती है, मान लो मैंने 50 रुपए में कोई वस्तु बेची और 25 रुपए में खरीदी थी, मतलब 25 नहीं 55 में खरीदी थी, हानि निकालेंगे तो क्या करूंगा? 55 माइनस 50, वैसे यहां करूंगा। तो 225x स्क्वायर p इधर आपका है माइनस दिस 83x स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? 42,600 के बोला है, तो निकाल लो p। इसमें से घटाया 225 में से 83 घटाओ, कितना आएगा? देखो घटा देते हैं, 225 में से 83, तो यहाँ पे कितना बचा? 2, यहाँ पे इसमें नहीं जाएगा 12, 12 में 8 का कितने भाग है? 4, फिर यहाँ पे 1, 142। तो 142 एक्स स्क्वायर 42,600 के बराबर है। और हमें क्या पूछा है? हमें क्या पूछा है? हीरे का वास्तविक मूल्य। अब वो कैसे निकालोगे? यहाँ पे x का मान निकालना जरूरी है, तो यहां से निकाल लेंगे। आओ
यहां पे देखो पी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ रहा है, बट्टे 142। इतना समझ में आता है तो यहां पे रख दो पी एक्स स्क्वायर 225 इंटू दिस। इससे क्या आ जाएगा, हीरे का वास्तविक मूल्य। हीरे का टूटने से पहले मूल्य यही तो था, तो टूटने से पहले मूल्य था वही तो इसका क्या था, वास्तविक मूल्य था, निकाल लिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं था ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर से बता देता हूं, मैंने मान लिया कि एक टुकड़े का भार क्या है, x है, तो एक 3 टुकड़े 5 टुकड़े और 60 टुकड़े हुए, इस अनुपात में हुए 3x 5x प्लस 7x, ये हो गया हीरे का पूरा भार। अब देखो एक तो चीज मान लो, एक तो हीरा पूरा है, उसका मूल्य और टूटने के बाद मूल्य क्या होगा, उसका घट जाता है। ठीक है, क्या बोला है, हीरे का मूल्य भार के स्क्वायर के बराबर है, भाग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब ये वाला कहां गया, हाँ यहां पे समानुपाती का चिन्ह आएगा, और समानुपाती चिन्ह को हटाते तो क्या आता है, करेक्ट, एक अचर आता है, वो क्या, P है। तो P इंटू 15x, 15x इसका पूरा भार का स्क्वायर। ये तो आपका कितना आ गया कि हीरा टूटने से पहले का भार आ गया। अब टूटने के बाद का कैसे निकालेंगे, इसका अलग से, इसका अलग और इसका अलग निकाला, ये है। तो हीरे का टूटने का पहले का मूल्य और बाद के मूल्य में अंतर दे रखा है, हानि दे रखी है ना, हानि तभी तो होगी जब उनके बीच में कुछ अंतर होगा। कितना था, सही है 42,600। तो P दिस माइनस दिस बराबर दिस। हमें क्या पूछा है, इसका वास्तविक मूल्य, मतलब टूटने से पहले का मूल्य, मतलब ये वाला। इसमें पी एक्स स्क्वायर था ना, पी एक्स स्क्वायर ये नहीं पता था, वो यहां से आ गया पी एक्स स्क्वायर 104,42,600 बट्टे 142, वो यहां पे रखा, कर लेना, मान आ जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था। अब तो है क्या था, हमने कर लिया, चलो लिख लो। आज जो चैप्टर पढ़ाने वाला वो एकदम ही सिंपल है, लड्डू टॉपिक है। अब तक हमारे लड्डू क्वेश्चन होते थे, आज लड्डू चैप्टर है। चलो देखते हैं, करो इसको। चलो देखो क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ी हिंट दूं आपको। आज हम पढ़ने वाले जिससे हमें पता लगेगा कितने बच्चे दिन में पैदा होते हैं, या साल में पैदा होते हैं, महीने में पैदा होते हैं, कितने और कितने मरते हैं, किस दर से होते हैं, किस दर से मरते हैं, कुछ आइडिया? करेक्ट। आज पढ़ने वाले हम जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या ह्रास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जन्म दर। जन्म दर आपको पता ही है, बच्चों के जो बच्चे होते हैं उनको पैदा होने की क्या होती, वो संख्या। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं, वो देखो। किसी विशेष स्थान पर एक वर्ष में जन्मे जीवितों की संख्या। अब मैंने जन्म में जीवितों की संख्या क्यों लिखी, क्योंकि कई बच्चे मर भी तो जाते हैं, तो उनको जन्म दर में नहीं गिना जाएगा, तो उन्होंने तो सर्वाइव ही नहीं किया, वो तो मतलब जिंदा ही नहीं हुए थे, मर गए उसी वक्त, तो उनको तो नहीं गिना जाएगा। फिर नीचे, उस समय में स्थान का जनसंख्या औसत। क्या बोला, किसी विशेष स्थान में एक वर्ष में जन्मे जीवितों की संख्या, इसको जन्म दर भी बोलते हैं, और एच संशोधित भी इसके नाम और होता है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट ना, थोड़ा क्या नाम था उसका, हाँ अशोधित जन्म दर भी बोलते हैं इसको, दोनों नाम इसको बोला जाता है, इसको ही। ठीक, अब किसी विशेष स्थान पर, वो स्थान आपका गांव हो सकता है, पूरा मोहल्ला हो सकता है, या आपका स्टेट हो सकता है, कंट्री हो सकता है, कॉन्टिनेंट मतलब एक महाद्वीप हो सकता है, मतलब अलग अलग
अब हम कर सकते हैं ना कि यहाँ पे कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, रूस में कितनी है, क्या एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, क्या एंटार्क्टिक में है, ऐसे पता करने के लिए किसी विशेष स्थान पर एक वर्ष में कितने, एक वर्ष में, उसको बोलते हैं असंशोधित। एक वर्ष में जन्मे जीवितों की संख्या बटे उस समय में उस स्थान का जनसंख्या औसत, जनसंख्या औसत। अब जनसंख्या औसत भी कई बार हो जाता है और कई बार यहाँ पे कुल जनसंख्या भी हो जाती है। अब इसका फंडा क्या वो समझो। फॉर्मूला में आपको ये मतलब जो पेपर आएगा, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें सारी चीजें आपको दी गई होगी, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको पता भी लग जाएगा, ठीक है। अब देखो कई बार है ना, अब मैंने उस संख्या में संख्या का औसत, इससे क्या मतलब है, वर्ष के प्रारंभिक संख्या मान लो, इनिशियल प्रारंभिक प्लस अंतिम बट्टे 2। अगर मान लो आपको उस वर्ष में प्रारंभिक और उसी वर्ष की अंत की संख्या दी गई हो तो उसका तो क्या निकाल लोगे, औसत निकाल लोगे, मान आ जाएगा। अगर आपको सीधा ही कुल जनसंख्या दी है तब भी लिख दोगे, मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये जन्म दर का फॉर्मूला है, इसको लिख लो, फिर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसको लिख लो पहले, समझ में आएगा ना कि औसत जनसंख्या दर से क्या है और कुल जनसंख्या दर से मैंने क्यों लिखा, इनका क्या क्या मतलब है, ठीक है। लिख लो इनको। इनटू क्या होगा, 1000, ये मत भूल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनटू 1000 लिखो इसको, फिर हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से हमें और ज्यादा क्लियरिटी होगी, समझ में आएगा कि कैसे करना है। लिखो लिखो। इसमें 4 फॉर्मूले होंगे, किस किस के, जन्म दर के, मृत्यु दर के, फिर किसका फॉर्मूला होगा, करेक्ट, किसका, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या ह्रास। चलो लिख लिया होगा। इसका क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ लेता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, एक शहर में वर्ष 2020 में 3000 जीवित जन्मे बच्चे, यदि 2020 के आरंभ में वहां की जनसंख्या 2,50,000 और 2020 के अंत में जनसंख्या 3 लाख हो जाती है तो उस स्थान की जन्म दर ज्ञात करो। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से बता दो मुझे। 2020 की बात चल रही है ना, हाँ 2020 मतलब पिछले साल, बता दो, जल्दी बता दो इसका आंसर। ये तो सिंपल है, जल्दी कर लेंगे इसको भी। लिखो लिखो लिखो। वाह बहुत फास्ट हो गए हो, बढ़िया बढ़िया। चलो देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। किसी विशेष स्थान पर एक वर्ष में जन्मे जीवितों की संख्या 3000 दी इसने, ठीक है, 3000 इंटू 1000 तो ऊपर चल ही रहा है, बट्टे उस समय में स्थान का जनसंख्या औसत दिया है ना। प्रारंभ में कितनी है, 2,50,000 प्लस अंतिम में 3 लाख का क्या लेंगे, औसत लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया देखो, ये 3 2 तो 550 हो गया नहीं, तो 550 बट्टे 2 करना है अपने को, 2 ऊपर भेज देंगे, चलो कोई बात नहीं। ये कितना हो गया, 550 1 2 3, ठीक है, सही है। 2 ऊपर चला गया, तो 3 से 3 क्या होंगे, 4 गए, इससे ये गया। 5 से अगर ये दूंगा तो कितनी बार, 6 बार, ये 5 से ये गया 11 बार, तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 120 बट्टे 11। ये आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका ऑप्शन है क्या, कोई देखते हैं, ये ऑप्शन नहीं है, तो आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना। वो 120 नहीं 160 है, जो बी वाला ऑप्शन है ना 60 बटे 11, वो 120 बटे 11 है, मतलब वहां पे थोड़ा सा वो गलत लिखा गया, लेकिन 120 बटे 11 है। तो आपको बस आंसर मतलब ये देखना है कैसे किया, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल है। क्या, दूसरा क्वेश्चन में पूछा है मृत्यु दर, इसको मिटा देते हैं। मतलब दूसरा क्वेश्चन करने से पहले मृत्यु दर सीखो, इसको भी असंशोधित भी बोलते हैं, तो वापस नहीं लिख रहा, मृत्यु दर। अब मृत्यु दर में किसी विशेष स्थान पर एक वर्ष में
मृत्युओं की संख्या मतलब जो मरे हैं उनकी संख्या बटे उस समय स्थान की जनसंख्या। कुल जनसंख्या या कुल जनसंख्या औसत, दोनों में कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको जन्म दर बताया, सेम टू सेम वैसा ही है, क्वेश्चन भी सेम टू सेम आएगा, वही सारी चीज देगा, बस आपको मान निकालना है। तो कोई भी टफ वाली बात नहीं है। और ये चैप्टर इसी साल जुड़ा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नया जोड़ा है मतलब इसमें से कुछ ना कुछ देने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कुछ नहीं बदला, जहां जन्मे बच्चे थे वहां भी मृत्यु होने वाले बच्चों की संख्या आ जाएगी। बच्चे नहीं मतलब कोई भी मृत व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। उसमें बच्चे, बूढ़े, मतलब आंटी, दादी, कोई भी मतलब जो भी मरे हैं सबकी संख्या आ जाएगी। तो इसको लिख लिया ना। चलो सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, मैं पढ़ लेता हूं। अजमेर शहर में वर्ष 2000 में हुई मृत्युओं की संख्या 2000 है। यहां की 2000 की कुल संख्या 2,50,000, मतलब 2000 सन था ना, उसमें कुल संख्या 2,50,000 और 2000 लोग मर गए थे। बड़े दुख की बात है। शहर की वर्ष 2000 की जो आपकी मृत्यु दर है वो क्या होगी? ये तो आप क्या ही बताऊं, बता ही दोगे, सिंपल सा है, मैं बता दूं बिल्कुल। ये कितना दे गया है? 2000 इंटू 1000, और हमें कुल जनसंख्या दे दी 2,50,000। अब क्या ही बताओगे? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 25 से कितनी बार जाएगा? 8 बार, तो कितना आएगा? 8 प्रति 1000। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 8%, और ये भी लिख सकते हो 8 प्रति 1000। 8 लोग मरे प्रति 1000 में, मतलब 100 लोगों में 8 लोगों की मृत्यु हुई 2000 में अजमेर में। मान लो किसी मान लो 2,50,000 कुल संख्या है ना, तो उसमें से अगर 1000 आदमी ले तो उसमें से 8 लोग मरे हैं। ऐसे बोला जाता है कि हम जितने भी लोग सोते हैं, मतलब 7 से 8 अरब के बीच में हमारी पूरी दुनिया की क्या जनसंख्या है, उसमें से 24 से 25 लाख लोग सुबह उठ नहीं पाते, मतलब मर जाते हैं सोते हुए। तो कई बार आप मतलब टेंशन में होता है ना, इस बात को सोचना। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत टेंशन की बात है, मैं तो टेंशन में आ जाऊंगा सर, कल मैं उठूंगा नहीं उठूंगा। नहीं, इसका एक और पॉइंट है। देखो, अगर आप मान लो सुबह उठोगे तो आपने एक बार सोच लेना कि मैं उठ गया, मैं उन लकी लोगों में से हूं जो मरे नहीं हैं। मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं कि आप स्ट्रेस में मत रहो। हाँ, कई बार हो जाता है, ज्यादा मत जाओ डिप्रेशन में, क्योंकि लाइफ बहुत कीमती है यार। मतलब 25 लाख लोग मर गए, उनको पता भी नहीं था, वो लाइफ जीना चाहते थे लेकिन नहीं जी पाए। आपके पास मौका है तो आप जीते नहीं हो कई बार। तो हर पल को एंजॉय किया करो यार, एकदम खुश रहा करो, खुशी खुशी पढ़ो। किसी एक एग्जाम में फेल होने का मतलब नहीं होता कि आप जिंदगी में फेल हो गए। जो आपके नंबर आते हैं ना 99%, इसका कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। अगर आपके 71% आके भी अगर आप मान लो कोई जॉब लग जाए तो आपके घर वाले सभी सुख है, खत्म बात, कोई मतलब नहीं है। ये कोई नहीं पूछेगा, आप तो मतलब आपके आए होंगे तो कोई नहीं पूछेगा। इस पे फोकस मत करो, फोकस करो सीखने में। अब ये चीजें सीखने में फोकस करो। जैसे मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया था, वो आपके काम आएगा। मैंने अभी आपको आयतन नीति पढ़ाई, आपके काम आएगी। आप जमीन खरीदोगे नहीं क्या? बिजनेस मतलब फ्यूचर में जमीन नहीं खरीदोगे, खुद की जमीन नहीं है, घर नहीं बनाओगे ना, तो काम आएगा चीजें। थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए इनका, चीजों को सीखो, मजा आएगा। ये मैं आज मैंने एक वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा कि मुझे मेरे जो आप बैठे हो सामने उनको बताना चाहिए। मतलब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, मैं बताता हूँ, अभी टाइम है अपने पास। क्या हुआ था कि जब मैं स्टडी करता था आईआईटी की, मतलब एनआईटी की तैयारी, आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो उस वक्त मेरे दोस्त के एक हॉस्टल में एक बच्चे ने फांसी लगा ली। वो 11वीं में था, आई थिंक उसके 11वीं में 1-2% कम हो गए, ज़्यादा नहीं हुए थे। उससे ब्रिलियंट बच्चा था। अब मुझे समझ में नहीं आया, 1-2% के लिए बच्चे ने फांसी लगा ली। और ऐसे एक बार केस नहीं हुआ, मैं तो कोटा में रहा हूं, मुझे पता है हर साल कम से कम 10 से 15 बच्चे फांसी लगाते हैं सिर्फ इसी के कारण।
अब अगर आप मान लो आईआईटी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई कि आप लुट गए, बर्बाद हो गए, ऐसा थोड़ी है भाई। जिंदगी बहुत आगे है, बहुत अच्छी है इसके अलावा भी। ये तो मतलब नहीं कि सारे ही इंजीनियर बनोगे, कहीं डॉक्टर भी चाहिए, कहीं में मजदूर भी चाहिए, कहीं हमें प्लम्बर भी चाहिए। कई लोग समझते हैं कि जो प्लम्बर होता है इनका काम बहुत खराब होता है। नहीं भाई, आप इंडिया में बैठे हो, आप बाहर जाके देखो, प्लम्बर अपनी विजिटिंग कार्ड रखते हैं। तो कोई प्रोफेशन छोटा नहीं होता। कोई शिक्षक भी बनेगा, कोई आपका जो पॉलिटिक्स में भी जाएगा, कोई बॉलीवुड में भी जाएगा। सबके अलग अलग इंटरेस्ट है, सबके अलग अलग क्षमताएं हैं। मतलब इसमें इसका ज्यादा देखो, क्षमताएं सब में बराबर होती है, लेकिन हाँ कि हम कई एक चीज को बार बार करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, वो बात है। तो एकदम फ्री माइंड से तैयारी करो। रीट पास में आ रहे, मुझे भी पता है 25 अप्रैल को लगभग मान लो आज से 1 महीना बाद ही है। तो फ्री माइंड से तैयार करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका ये दिमाग में आ गया तो मुझसे लिखवा लो, आपका सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। अगर ये बात दिमाग में आ गई तो पक्का सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बात दिमाग में आनी नहीं चाहिए, आए तो उसको निकाल दो। मैं आज सिलेक्शन होगा, बस यही सोचना है। सिर्फ सोचने से भी नहीं होगा, यही हमें तैयारी भी करनी है, जम के तैयारी करनी है। ठीक है, तो मृत्यु दर हो चुका है, उसमें क्वेश्चन भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कई बार जनसंख्या वृद्धि पूछ ली जाती है। जनसंख्या वृद्धि, अब जनसंख्या वृद्धि क्या है? मतलब जनसंख्या में जो परिवर्तन हो उनको लिखो। जनसंख्या में परिवर्तन बटे प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100। यहां पे 100 करना है, यहां पे 1000 नहीं करना है। हाँ, उससे पहले एक बात और देखो, कई बार पूछ लिया जाता है विशेष मृत्यु दर क्या है। तो कोई फर्क नहीं है। जैसे अभी हम मृत्यु दर निकाल रहे थे, वो हम पूरा निकाल रहे थे, उसमें बूढ़े भी आ गए, बच्चे भी आ गए, हमारे जैसे जवान भी आ गए, और थोड़े से और अंकल आंटीज भी आ गए, मतलब सारे आ गए। कोई अंकल आंटी तो माफ करना, मैं किसी को ऑफर नहीं करना, बस बात कर रहा हूं। विशेष में क्या जाएगा, एक वर्ग का पूछ लेंगे। जैसे 6 से 16 साल में 100 बच्चे जन्मे, और उसमें पहले बच्चों की संख्या कितनी थी, मतलब कुल संख्या 10,000 थी। ऐसा पूछ ली तो कोई दिक्कत है नहीं। बच्चों की संख्या आ गई और जनसंख्या आ गई, क्या दिक्कत है? वही करना है जो पहले कर रहे थे। तो इन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, विशेष मृत्यु दर। मतलब विशेष किसी वर्ग के बारे में पूछा जाए, किसी एक वर्ग अंतराल के बारे में पूछा जाए कि 6 से 16 साल के बच्चे या 16 से 22 ऐसे आपको पूछा जाए, उसको बोलते हैं विशेष मृत्यु दर। और अगर जन्म के बारे में पूछा जाए तो विशेष जन्म दर। तो ये तो हो चुका है। जनसंख्या वृद्धि देखो, समझ में आ गया ना? मिटा देता हूं मैं इसको। जनसंख्या वृद्धि देखो, जनसंख्या में परिवर्तन इंटू 100 बटे प्रारंभिक जनसंख्या। जैसे मान लो 10,000 जनसंख्या थी, 20,000 हो गई, तो जनसंख्या में परिवर्तन कितना हुआ? 10,000 का बटे 10,000 इंटू 100 कितना हुआ? 100%। हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। 10,000 का सीधा क्या हो गया? 20,000 एक साल में। ये एक साल के लिए पूछा, मतलब एक साल में हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर आपको बोल दे कि किसी की जनसंख्या मान लो x है, वो 5% दर से मान लो बढ़ रही है, तो अगर बोला जाए कि बढ़ी हुई जनसंख्या ज्ञात करो, वो कैसे करोगे? वो देखो, जैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे वैसा ही करना है। पहली जनसंख्या मान लो पहले इसमें x है, इंटू 100 प्लस r बट्टे r की पावर समय। ये हम कहाँ करते थे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे, वैसा हमें यही निकालना है। मतलब ये मिश्रधन हो जाता है, मिश्रधन। ठीक है, तो इससे हम पता लगा लेंगे कि मान लो 4 साल 5 साल जितने भी साल का मैं दिया है, उसके बाद में जनसंख्या हमारी कितनी हो जाएगी। समझ में आएगा? जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? जनसंख्या परिवर्तन बटे प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100। फिर पूछा जाए कि 5 साल बाद इतनी प्रतिशत की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या होगी? उसका फॉर्मूला ये रहा। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लें, पहले इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेरे पास है इसके क्वेश्चन काफी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे बोला है, जयपुर की वर्ष
2005 के अंत में जनसंख्या 1,50,000 थी और 2010 के अंत में बढ़कर 2,75,000 हो गई। 2005 में कितनी थी? 1,50,000 और 2010 में कितनी? 2,75,000। तो जयपुर के वर्ष 2000 में हुई जनसंख्या वृद्धि होगी। वेट अ मिनट, हाँ ये पूछा है, इसको छोड़ो, वर्ष 2000 छोड़ो, वर्ष 2010 है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। वर्ष 2000 में जो आपकी जनसंख्या वृद्धि, इसने पूछा है जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करो। तो कर लेते हैं, हम भी करेंगे साथ में ही, करें, सिंपल सी बात है। देखो 2000 तो देखो रुको, पहले थी 1,50,000, फिर 2,75,000, तो 2,75,000 में से 1,50,000 घटाना पड़ेगा, बट्टे किसका भाग आएगा? किसका? करेक्ट, यही देखना चाहता, गलती कर दी ना, 2,75,000 का नहीं आएगा, किसका आएगा? 1,50,000, क्योंकि प्रारंभिक जनसंख्या तो यही थी इंटू 100। ऊपर क्या बचेगा? क्या लग रहा है आपको? 1,25,000 और नीचे 1,50,000 इंटू 100। 3 से 3 कट, इससे ये कट, फिर 5 से 2 बार गया, ये 3 बार गया, कितना आएगा? ये वाला 250/3। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ये? 250/3 कितना आता है देख लेते हैं अभी। 8 फिर 2 20, हाँ इतना प्रतिशत आएगा। तो आपकी जो जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी है? इतनी प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि है, मतलब बहुत ज्यादा है, मतलब 83% जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा होता है। इस हिसाब से अगर जनसंख्या बढ़ती गई, माय गॉड कितनी हो जाएगी। वैसे जो आपके आंकड़े दे रहा हूँ करेक्ट आंकड़े नहीं, एक ही मतलब है, जयपुर में 2005 में सिर्फ 1,50,000 थे, नहीं इससे ज्यादा थे, मतलब बस ऐसे बता रहा हूँ करने के लिए, ठीक। इसको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, जो पहले था वही करना। क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या बोला है देख लेते हैं। किसी स्थान की 2008 की जनसंख्या 1,20,000 थी, वहां जनसंख्या में वार्षिक तौर पर 3% वृद्धि हो जाती है, वार्षिक तौर पर 3% वृद्धि हो जाती है। तो उस स्थान की वर्ष 2010 में जनसंख्या होगी, ये 2000 वापस लिखा गया, सॉरी यार, 2010 में जनसंख्या होगी। तो उसको साथ में कर लेते हैं, पहले लिख लो, मतलब एक बार देख लो। चलो देख लेते हैं। सिंपल से क्या लगाना है पता चला है, चक्रवृद्धि फॉर्मूला में लगाना है, लगा देते हैं। तो प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है? 1,20,000। फिर क्या होता है 1, मतलब 1 प्लस आर कितना है? 3%, तो 3/100। फिर इसकी पावर क्या होती है? समय कितना है? 2। 1,20,000 103/100 का स्क्वायर। तो इसे आप मान निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। लिख लो इसको, फिर 5वां देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका चौथा क्वेश्चन था। करें 5वां? करें, चल 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे। किसी गांव की 2008 की जनसंख्या 4 लाख तथा 2010 की जनसंख्या 9 लाख है। 2 वर्ष के दौरान, 2 वर्ष ही हो ना, 2 वर्ष के दौरान शहर की जनसंख्या में हुई वार्षिक वृद्धि दर है। यहां पे क्या निकालना? अभी दर निकालना है, और वहां पे क्या निकालना था? वहां पे जनसंख्या निकालनी थी। तो इसका क्या हुआ? क्या हुआ? जस्ट उल्टा हो गया। बताओ इसको, मैं बताऊं? मुझे आ रहा है, मुझे तो आएगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है। आप बताओ पहले, बताओ। वेरी गुड, चलो सही है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, अभी देखो 5वें में हमें क्या दे रखा है? 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या दे रखी है, लिख ली।
इधर इधर क्या दे, प्रारंभिक दे रखी है, वो भी लिख ले। 1 प्लस आर पता नहीं है, बट्टे 100 की पावर 2। क्वेश्चन सही है, ठीक है। इससे ये कट गया, इधर आया 9/4। अब मान लो a की पावर m होता है, अगर इसका मान लो b है तो a क्या है, b की पावर 1/mb होता है, ये देखा था हमने, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1/2, इधर 1 प्लस r/100। अब 9/4 का 1/2, 9/4 क्या, 3 का होल स्क्वायर बटे 2 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल, तो क्या बचा 3/2 माइनस 1/r/100। इससे 1/2 इंटू 100 कितना आएगा, आर आएगा 50%। मतलब 50% दर से हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही थी ये, हमारे नहीं, किसी गांव, मतलब कोई गांव मान लो आप, सदासर मान लो, गोगासर मान लो, या पुलासर, कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, उनकी जनसंख्या ऐसे बढ़ रही है, ठीक। इसे लिखने की कोई बात नहीं है, फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले मान रखा है, मान रखने की बात तो उसमें तो क्या ही लिखना। हाँ, ये बात आपको सारी बता दी, ये भी बता देता हूँ। चलो मैं a² हो ना, उसको a/b का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। a की पावर m की पावर n होना, तो उसको a की पावर mn लिखा जाता है। एक तो ये भी यूज लिया, एक ये यूज लिया, और एक ये यूज लिया। हमने 3 चीजें यूज ली, तीनों बता दी। चलो छठा क्वेश्चन स्क्रीन पे बोला है, जैसे में शहर की वर्ष 1990 की जनसंख्या 2 लाख थी, 1992 में वहां की जनसंख्या कितनी होगी यदि प्रति वर्ष 25% जनसंख्या बढ़ जाती। कितनी, 25%। भाई साहब बताओ, बहुत ज्यादा बढ़ा दी इसने तो। 25% बहुत ज्यादा होती है यार। फिर भी बताओ, देखते हैं, हाइपोथेटिकल है, अपने वो थोड़ी है, अभी थोड़ी बढ़ रही। अभी कितनी बढ़ रही है पता है किसी को, 25 बढ़ रही है, 50 बढ़ रही है अपनी, इतनी तो नहीं बढ़ रही। इतनी बढ़ती तो हाँ, अभी मान लो 1:30 के लगभग अपने, तो इतने में लगभग अपने 27 करोड़ बढ़ जाते हैं। नहीं, इतना तो नहीं बढ़ रहे अपने प्रति साल, आई थिंक सो, इतना नहीं बढ़, सही। अपनी कम है थोड़ी जन्म रेट, करेंगे, करें, कम है, बढ़िया है अपनी तो यार, बहुत ज्यादा हो जाती वरना। तो क्या करना है यार, मान रखना है। इसमें क्या देखो, 2 लाख प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 1 प्लस आर कितना है 25/100, कितने साल में बढ़ी, 2 साल में पूछा, ये तो पूछा है 2 साल में। हाँ, 1990 की जनसंख्या बता रखी है, 1992 में पूछे, तो अंतर कितना, 2 साल का, निकाल लो मां। क्या बताऊं इसमें यार, निकाल लो। अब देखो, अब एक टॉपिक आता है जनसंख्या ह्रास। अब इसमें मुझे कुछ बताना पड़ेगा, क्या बता दो। जनसंख्या ह्रास बोल दो या सीधा ह्रास बोल दो। ह्रास का मतलब होता है कमी होना, हानि होना, पैसों की हो सकती है या अपने कई जनों की हानि हो सकती है, ऐसे में दोनों में यूज किया जा सकता है। जो मैं क्वेश्चन ये बताया ना जनसंख्या वृद्धि, तो आपका मतलब लाभ हानि वहां पे भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मृतकों की संख्या बट्टे क्या होगा, प्रारंभिक संख्या। तो पहले था वही हमारा फॉर्मूला अभी है, कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं है। पहले कितने थी, जीवितों की संख्या, तो जनसंख्या में परिवर्तन मतलब कितना परिवर्तन हुआ, वैसे ही कितने मरे इन सालों में, बस। तो जनसंख्या ह्रास मृतकों की संख्या बटे प्रारंभिक संख्या। और जब हमें जन्म दर थी उसमें क्या था, आपके क्या बोलते थे, जीवित, जितने जीवित थे उतनी बटे प्रारंभिक संख्या, बस उसका क्या उल्टा हो गया। तो आपको क्या पढ़ना है, आप जनसंख्या ह्रास या जनसंख्या वृद्धि पढ़ लो, दोनों में से एक, या मृत्यु दर और जन्म दर में से एक पढ़ लो। तो या तो जन्म दर पढ़ लो या मृत्यु दर, एक वहां से पढ़ लो, या जनसंख्या ह्रास या जनसंख्या वृद्धि, एक यहां से पढ़ लो, 2 पढ़ लो, खत्म। यहाँ पे क्या बाकी रह गया, बताया नहीं यार, 100 बाकी रहेगा, प्रतिशत कैसे आएगा वरना, सही है। चलो लिख लो,
लिखना भी क्या है इसका, तो सिंपल सा है, क्वेश्चन ही देखते हैं सीधे। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पे है। बोला है एक व्यवसायी ने 1 जनवरी 2010 को 5 लाख की एक मशीन खरीदी और 31 दिसंबर को उस मशीन का विक्रय मूल्य 4 लाख हो गया। तो 5 लाख से 4 लाख घट गया, तो मशीन के मूल्य में कमी की दर बताइए। बोला था मैंने कि जिसको हम किसी जीवित के लिए उपयोग कर सकते हैं उसको हम किसी निर्जीव के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। अब इसमें कोई बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना, सिंपल आंसर है। पहले कितना था 5 लाख, फिर कितना हो गया 4 लाख, प्रारंभिक कितनी है 4 है 5 है 5 लाख। ऐसे बताओ, ये गया इंटू 100 चल रहा है, तो 5 माइनस 4/5 इंटू 100, ये कितना 1/5, ये कितना 20। तो कितनी हमारी जो कितनी प्रतिशत से उस मशीन की मूल्य घट गया, कितना प्रतिशत, कितना सही 20% से जो मशीन थी उसका मूल्य घट गया। अब इसमें कोई बड़ी बात थी क्या? नहीं, तो वही मैंने बोला है। करें, चलो देखो अब थोड़ा सा एक बात और समझो, उसके बाद में अगला बार क्वेश्चन देखते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे हमने देखा था कि जनसंख्या वृद्धि में मतलब इतने वर्ष के बाद में कितनी जनसंख्या हो जाती है, वैसे ही जब मृत्यु होती है उसके बाद में कितने मृतकों मतलब कितनी जनसंख्या बचेगी। जैसे मान लो 2000 में 20 लाख बच्चे थे, मतलब 20 लाख जनसंख्या थी, उसमें से 10,000 घट गई 2010 तक, 2005 से 2010 तक। तो अब कितनी बची हमारी बची 19 लाख 80,000। तो ये जनसंख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक फॉर्मूला है सिंपल सा, पी मतलब प्रारंभिक जो सबसे पहले थी, फिर क्या होगा या 100 माइनस R/100 की पावर समय, घटने के बाद इतनी संख्या बचेगी, ये उसका फॉर्मूला है, लिख लो। मतलब घटी ना उसके बाद में कितनी संख्या बची, ये उसका फॉर्मूला है, लिख लो, जल्दी से लिख लो। ये क्या आपका घटी हुई जनसंख्या। अगर आपको सीधा बोल दिया तो आप तब तो कर ही सकते हो, थोड़ा मैं गलत बोल दिया था। घटी होने के बाद जनसंख्या नहीं है, जितनी संख्या घटी है वो है। यहाँ पे आर मतलब प्रतिशत आपको दिया, इतने प्रतिशत से घट रही है, तो 5 साल में कितनी घट जाएगी वो है, तो घटी हुई संख्या। करें क्वेश्चन? चलो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, देखो। कोटा में, जैसे क्वेश्चन है, कोटा में वर्ष 2000 में कुल जनसंख्या 7 लाख थी, बाद में वर्ष 2005 में कुल जनसंख्या में 10% की दर से कमी हुई। ठीक है, तो 2005 में कोटा की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 2010 गलत है, 2005 होगा, सॉरी, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है आज, पता नहीं चल रहा यार। 2005 में कोटा की कुल जनसंख्या कितनी होगी? सिंपल है, इसका मान कितना है 7 लाख। आर का मान कितना है 10%। समय कितना है 5 साल। आंसर क्या है? ये रहा, कोई बड़ी बात नहीं थी, सही है। क्या बोला था, सिंपल सा बात बोला था, सिंपल से निकाल दी। लिख लो इसको, फिर 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखें, चलो आपकी स्क्रीन पे 9वां क्वेश्चन आ चुका है। बोला है एक मशीन की लागत 6 लाख है, 6 है ना, 1 2 हाँ 6 लाख है। एक वर्ष बाद विक्रय मूल्य 5,40,000 हो जाता है, तो उस मूल्य में हुई कमी की दर। अबे इसका तो क्या ही करें यार, सिंपल सी बात है, ये तो आप ही बता दोगे। क्या हो गया, देखो
मिटाता हूं उसको मैं। पहले कितनी थी 6 लाख, कितनी होगी 5,40,000 बट्टे कितना होगा 6 लाख। क्यों, ये क्या हुई, कमी हुई। हम फॉर्मूला लगा दे कमी का, तो ये कमी बटे प्रारंभिक संख्या कितनी थी 6 लाख, कि हमने खरीदी कितने में थी 6 लाख में, इंटू 100। तो यहां पे ऊपर क्या बताएगा 60,000, नीचे 6 लाख और इधर 100, तो 3 4 गया, 1 गया, फिर ये एक बार गया, तो कितना हुआ 10%। तो 10% क्या होगी उसकी, 10% दर से उसकी जो रेट है वो घटी है। सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे पता लग रहा था। इसका 10% निकालोगे, अगर इसका 10% अगर घटाओगे इसमें से तो इतना ही आएगा, वैसे भी पता लग ही रहा था। सिंपल सा क्वेश्चन थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने 2 फॉर्मूले बताया, अगर वो याद कर लोगे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। करेक्ट। तो आपका 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो लिख लो। इसका आंसर मुझे नहीं, आपको मुझे कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में या भी लाइव चैट में कर सकते हो, कर दो। जितना जल्दी आप कर सकते हो कर लो। वैसे भी ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मतलब इतना ज्यादा लेने की जरूरत है भी नहीं। कर दो, नीचे कमेंट कर दो, अभी कर दो। कर दिया, चलो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए रियल में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एकदम बढ़िया से कर लेना। अपने दोस्तों को जरूर बता देना कि यहाँ पे अब 1 या 3-4 दिनों में पेपर स्टार्ट होने वाले हैं मैथ और जनरल साइंस के। तो जल्दी से आ जाए, ज्वाइन कर ले चैनल को, ताकि आपको जो ये चीजें मिल जाए, पेपर फ्री में मिल जाए। कई पैसे दे के लेते हैं हम, फ्री में देंगे। इसकी जो पीडीएफ होगी ना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक कहाँ पे नीचे है, वहां पे मिल जाएगी। और जो लेक्चर पढ़ा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन ले रहा हूं ना, इनका भी जो पीडीएफ है वो भी नीचे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या सीधा सर्च करें ना हमारी क्लास 2.0, तो वहां पे आपको मिल जाएगी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ। तो मैं मिलूंगा नए वीडियो साथ, तब तक के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको हमेशा की तरह रीट के लिए शुभकामनाएं। हमारी यही आशा रहेगी कि आपका रीट में सिलेक्शन जरूर हो। सो बी हैप्पी, बी सेफ, बी हेल्दी। मैं मिलूंगा नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय चैंपियंस, बी चैंपियंस।